हरिओम दादा. आपण आता आजच्या वर्गाला सुरुवात करणार आहोत. तत्पूर्वी एक फक्त प्रश्न सगळ्यांच्या समोर ठेवतो आहे. प्रश्न असा आहे की रोगाविषयी कमी आणि स्वास्थ्याविषयी जास्त बोलावं, किंवा आपल्या जीवनामध्ये आपण स्वस्थ, संपन्न आणि सुखी कसं राहावं याचं विवेचन जास्त करावं, अशी माझी स्वतःची मनीषा असते. रोगांविषयी जेव्हा आपण जास्त बोलतो तर त्यावेळेला एक मनामध्ये भीती निर्माण होते. रोगाचा फक्त रेफरन्स द्यावा आणि स्वास्थ्याचे धडे द्यावेत असा एक माझा विचार आहे. तरी सर्वांनी विचार करावा आणि मला तशा पद्धतीने सुचवावं, जेणेकरून माझी जी काही मांडण्याची पद्धती आहे ती योग्य दिशेला कायम राहील. आता आपण आजच्या विषयाला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम गुरुवर्यांना नमन करून आपण आपल्या प्रवचनाची किंवा लेक्चरची सुरुवात करत असतो. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरवे नमः. गुरवे नमः. माझ्या लेक्चरला रामचरितमानसचा आधार असल्याने शंकर आणि पार्वतींची प्रार्थना आपण टाळू शकत नाही. ती प्रार्थना सर करू. हिंदी में बोलिए कृपया. हाँ, बिल्कुल. जो भी मैं विषय आप लोगों के सामने रखता हूं उसका आधार रामचरितमानस मैं मानता हूं. वह मेरे गुरु का ग्रंथ है और उससे मैं कभी भूल नहीं सकता हूं. रामचरितमानस का आधार शंकर भगवान ने पार्वती जी को जो भी ज्ञान दिया उसका वो विवेचन है. इसलिए दोनों को याद करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम. अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी के मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते. इस प्रार्थना के साथ हम अपने विषयों को शुरुआत करते हैं. तत्पूर्व हर बार मैं एक 5 मिनट का ध्यान लेने की मेरी पद्धति है, जिसका मैंने हर बार जिक्र किया है कि ध्यान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. ध्यान के बिना इंसान का चार्जिंग संभव ही नहीं है. और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम लोग एक 5 मिनट का ध्यान लेंगे. तत्पश्चात हमारा लेक्चर देने का और लेक्चर सुनने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से हम लोग क्या सफल करने वाले हैं इसका थोड़ा विवेचन लेंगे. तत्पश्चात जो बचा हुआ हमारा डायबिटीज के ऊपर की जो चर्चा बची हुई है गए टाइम की, उसको पूरा करके और उसका संबंध ब्लड प्रेशर से कैसा है इसका मैं परिचय करूंगा और फिर विस्तार से ब्लड प्रेशर के ऊपर हम बात करेंगे. आज समाज में उसके प्रति काफी शंका कुशंकाएं रहती है और इसीलिए उसका परिचय कराना, उसके कारण मन में जो एक डर बना हुआ है उसको दूर करना और स्वस्थ जीवन जीना, इसकी कला भी मैं आपको सिखाऊंगा, उससे आपको अवगत कराऊंगा. तो सर्वप्रथम आंखों का चश्मा उतार लें, आंखें बंद कर ले. किसी ईश्वर की प्रतिमा, गुरु ने दिया हुआ मंत्र, राम जप, आप जो भी पसंद करते हैं, जिस पे भी आपका विश्वास है,
मन ही मन उसको याद करें, उसे रिपीट करें। धीरे धीरे रिपीटिशन में गैप, अंतर बढ़ाते जाएं और धीरे 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 मन शांत होगा। ईश्वर चरण में ध्यान लग जाएगा। श्री राम। श्री राम। दोनों हाथों को मसलें, चेहरे पे घुमाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलें। अभी हम लोग अपने विषय की शुरुआत करते हैं। एक पहला वाक्य आपको हमेशा याद रखना है कि स्वस्थ रहना बड़ा आसान है। स्वस्थ रहना बड़ा आसान है, अस्वस्थ होना बड़ा कठिन। अस्वस्थ होना बड़ा कठिन। अभी इसके पहले जो मैं मराठी में बात की है, उसको मैं थोड़ा हिंदी में दोहराना चाहूंगा। मेरे जीवन में स्वस्थ रहने के ऊपर बात करना ये एक मेरी ख्वाहिश रहती है हमेशा। रोगों के ऊपर कम से कम बात करें। इसका कारण है कि स्वस्थ रहने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है विचारों में, ताकि जीवन में परिवर्तन हो। अगर विचारों में परिवर्तन हम करते हैं तो अपने आप ही शरीर स्वस्थ होता है।
वो अस्वस्थ होने की गुंजाइश ही नहीं बचती। और इसलिए मैंने कहा कि मुझे स्वास्थ्य के ऊपर बात करना ज्यादा पसंद है, न कि रोगों पे। रोगों का केवल हम परिचय, अभी जैसे कोई व्यक्ति से हम मिलते हैं और तीसरे व्यक्ति को एक का परिचय हम कराते हैं, तो उसका नाम का उच्चारण करते हैं, वो परिचय के तौर पे है। भाई फलाने देश पांडे है, फलाने श्रीवास्तव हैं, फलाने मिश्रा जी हैं, तो वो नाम से उस व्यक्ति का परिचय है। वैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, मलेरिया, फ्लू, एक विशिष्ट लक्षणों का जो समूह होता है वो उसका नाम है। और लक्षण बदल गए, समूह बदल गया कि उसका नाम बदल जाता, बाकी कुछ नहीं। अब इसी के जगह पे अगर हम केवल और केवल स्वस्थ रहने की कला सीखें तो रोगों के बारे में हमको सोचने की जरूरत नहीं है। सो मेरा ये मानना है कि मैं हर बार स्वस्थता के ऊपर ही बात करूं, रोगों पे कम बात करूं, कि वह परिचय के तौर पर उसको मैं मेंटेन करूं। ये मेरी ख्वाहिश है। तो आप लोगों के सोचना है और मुझे वैसे सुझाव देना। यह मैंने मराठी में बोला था, अभी इसको हिंदी में मैंने दोहराया। अभी मैंने जैसे कहा कि स्वस्थ रहना बड़ा आसान है, अस्वस्थ होना बड़ा कठिन। और यही विवेचन मैं हमेशा करता हूं। उसमें परिवर्तन हमको क्या करना है, ये मैं हर बार दोहराता हूं, आज भी दोहराना चाहूंगा। ये दोहराने की ख्वाहिश इसलिए रखता हूं ताकि आप ना भूलें। सप्ताह में एक दिन आपसे वार्तालाप करने की संधि मिलती है, और इसीलिए आप जो भी 6 दिनों में आपने क्या किया, क्या भूल गए, क्या करना बाकी था, इसी को मैं दोहराना चाहता हूं। हमारे जीवन में एक साधना है जिसका आधार है रामचरितमानस। साधना बोले तो उसके सूत्र होते हैं। इसी साधना के भी 3 सूत्र है, तप, सेवा, सुमिरन। जिनकी उम्र 25 से ऊपर हो गई है उनके लिए इस साधना का विशेष प्रभाव है, और परिवर्तन उन्हीं लोगों को लाना है। सो जिनकी उम्र 25 से ऊपर है उनके लिए मैं हमेशा एक टाइम टेबल देता हूं। तप का संबंध खाना न खाने से है। सुबह 12 बजे तक कुछ नहीं, आकाश तत्व। दोपहर के बाद में जो भी कुदरत ने दिया है उसी का सेवन करें, और शाम को एक समय का भोजन मेहनत के बाद। सेवा का संबंध है देने से। जो भी कमाया उसमें से दशांश ईश्वर के सेवा में, चतुर्थांश खाने से। जो भी हमारे याचक हमारे दरवाजे पे आएगा उसको बहाल करना है। और 24 घंटे में 1 घंटा निःशुल्क सेवा, जिसमें डॉक्टर है तो 10 में से 1 रुग्ण फ्री, टीचर है तो 10 में से 1 स्टूडेंट फ्री। यह परिवर्तन अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन परिवर्तित हुआ कैसे है, ये उसका भी हम अनुभव करेंगे। उसके बाद में बाहरी सफाई तो हम रोजाना करते हैं, साबुन लगाएंगे, जम। और कई लोग तो काफी समय तक नहाने में भी बिताते हैं, हर्जा नहीं है। मगर बाहरी सफाई हम लोग करते हैं, मगर अंदरूनी सफाई की आवश्यकता है। इसलिए सप्ताह में 2 बार एनिमा। 7 दिन हम खाते हैं, कम से कम 1 दिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को विश्राम मिले, इसलिए 1 दिन का उपवास। महीने में 3 दिन और 6 महीने में 9 दिन का उपवास करें। 12 पद्धति के मैंने बारे में इसके पहले जिक्र किया। जैसे जैसे आवश्यकता लगे कि मैं 12 का जिक्र करता रहूंगा। 12 के जो भी कॉम्बिनेशन है हर बार उसको रिपीट करूंगा। इसके बाद याद रखिएगा कि हमारे शरीर में जो रक्त बनता है, ब्लड बनता है, वही हमारे शरीर का खाद्यान्न है। मुंह से दाल रोटी चावल हम डाल देते हैं, वो हमारा खाना हुआ, मगर उसका परिवर्तन खून में होता है।
जैसा खाएंगे वैसा ही रक्त बनेगा। अच्छा खाएंगे अच्छा रक्त बनेगा। रक्त ये शरीर के लिए एक खाना है, डाइट है, और वह हेल्दी कैसे रहे यही हमारा खास विषय रहेगा। अगर खून हमारा हेल्दी है तो हर ऑर्गन को वह सप्लाई होगा और हर ऑर्गन हेल्दी रहेगा, सुचारू रूप से काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी मेंटेन होगी। और इसीलिए बाराक्षार के संबंध में हालांकि मैंने परिचय दिया है, जैसे मौका लगे मैं बात करूंगा। उसके बाद में अभी हमने गत सप्ताह में डायबिटीज पे चर्चा की। डायबिटीज क्या है, डायबिटीज क्यों होता है। जैसे मैंने कहा था कि भाई पैंक्रियाज के फेलियर के कारण शुगर बनती है, इंसुलिन कम होता है, शुगर बच जाती है और वो ब्लड में और यूरिन में एब्सॉर्ब हो जाती है। सो उसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। हालांकि इसका परिचय मैंने दिया, जो भी बातें या जो भी पॉइंट्स बाकी है वो उसका परिचय आज करा दो। तो डायबिटीज का मतलब होता है मधुमेह, उसको मराठी या हिंदी में हम लोग मधुमेह है। अब अक्सर समाज में एक धारणा है कि मधुमेह का मतलब मीठापन, तो इसके लिए मुंह में कड़वापन पैदा कर लो, कहने का मतलब कड़ू नीम के पत्ते खाओ। एक गलत धारणा है, इसको सुधार करना आवश्यक है। मैं किसी पे टिक्का टिप्पणी कभी नहीं करूंगा, याद रखिएगा। मैं किसी को गलत साबित भी नहीं करना चाहता। मेरा केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि जहां हम गलत है उसको सुधारा जाए। जहां हमारी दिशा गलत दिशा में जा रही है, हमारा जीवन जो है गलत दिशा में बढ़ रहा है, उसको हमको सही दिशा, क्योंकि मैंने उसको अपनाया है अपने जीवन में, परिवार के जीवन में, और समाज में जो भी इर्द गिर्द लोग मेरे संपर्क में आते हैं उनके जीवन में मैंने परिवर्तन पाया है। और वही लाभ जो एक में मैंने पाया है, मेरे परिवार में पाया है, वही हर समाज के हर व्यक्ति में मैंने पाया। और इसीलिए मैं उसको यूनिवर्सल ट्रुथ मानता हूं। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब यही होता है कि हर व्यक्ति का अनुभव अगर समान हो तो उसका अप्रोच यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाता है। हाँ, उसमें अगर कुछ कमियां जरूर हो सकती है, तो कमियों के लिए हर व्यक्ति में एक वैज्ञानिक भरा हुआ है, हर व्यक्ति में एक रिसर्चर भरा हुआ है, और इसलिए हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रयोग करके रिसर्च कर सकता है और अपने विचार समाज में ला सकता है, और लाना उचित भी है, क्योंकि हर व्यक्ति सर्वे सर्वा नहीं हो सकता, कमियां जरूर होती है। तो अभी डायबिटीज के ऊपर बात करते समय जो भी पॉइंट्स हमारे रह गए हैं, उस पॉइंट्स के ऊपर गलत धारणाएं, गलत सोच, एक खास पॉइंट। जैसे कुछ लोगों का यह कहना है कि भाई मीठा खाने से शुगर बढ़ती है, एकदम गलत। फल खाने से ब्लड में शुगर बढ़ती है, एकदम गलत। इसका कारण है, मीठा खाने से, फल खाने से शुगर नहीं बढ़ती। उसके अंदर कोई शक्कर गुड़ थोड़ी है, उसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज इन इनरेंट, कहने का मतलब मीठा फल, कुदरत ने एक व्यवस्था रखी है, उसकी शुगर अलग नहीं कर सकते, उसका मीठापन अलग नहीं कर सकते। वो कुदरती व्यवस्था है जो शरीर के अंदर तुरंत एब्जॉर्ब होती है। हाँ, पैंक्रियाज के ऊपर अगर मीठापन का बोझा बढ़ जाए तो पैंक्रियाज शक्कर तो खींच लेगी, मगर क्योंकि उसका फेल्योर हुआ है, इसलिए 100% शुगर का कन्वर्शन इंसुलिन में वो कर नहीं पाती, तो शुगर बच जाती। बची हुई शुगर कहां जाती है, यह भी सोचने वाली बात है। सर्वप्रथम एक्सेस शुगर यूरिन में आती है। जब हम लोग ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट निकालते हैं, वहां पे रहता है फास्टिंग यूरिन एंड पोस्ट मील यूरिन, और वहां लिखा रहता है +1 2 4 बार, 2 बार प्लस या 3 बार प्लस या 4 बार प्लस। 4 प्लस प्लस के ऊपर पांचवा नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्सेस हो गई, लिमिट क्रॉस हो गई, तो वो जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती। तो सर्वप्रथम यूरिन में शुगर आती है पैंक्रियास फेल्योर में, उसके बाद में एक्सेस शुगर डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से ब्लड में एब्जॉर्ब होती है और ब्लड शुगर बढ़ जाए। ब्लड शुगर जो है, अक्सर हम लोग 70 से 110 और 110 से 140 खाने के बाद
इसको मानते हैं। एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं भगवान ने कहीं टेस्ट रिपोर्ट नहीं भेजा हुआ, ये तो 100 लोगों को खड़ा किया उस पर्टिकुलर उम्र के, और उनका एवरेज, उनका रीडिंग लेके डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, वो एवरेज हो गया, उसी को हम लोग स्टैंडर्डाइज मान लेते। तो कहने का मतलब यह है इस लिमिट के में ब्लड का शुगर रहना आवश्यक है। कई बार ये हो जाता है कि जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं कि भाई शुगर फास्टिंग 110 तक चलता है, तो कई लोग ये बोल देते हैं कि भाई 100, किसी का 120 हो गया या 110 आ गया तो आप बाउंड्री लाइन पे हो डायबिटीज के, तो गोलियां शुरू कर दो। एकदम गलत अप्रोच। मैं किसी को गलत साबित कर रहा हूं ये बात नहीं है, अप्रोच गलत है ये मैं कह रहा हूं। तो इसलिए बाउंड्री लाइन, या अभी बिल्कुल आपका किडनी फेल्योर में हो रहा है या शुगर अभी होने ही वाली है, इस विचारों से जीना छोड़ दीजिए। ये वेरिएबल है। बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री रहता है, 99 हुआ कि बुखार हो गया, बस गोलियां खाना शुरू, ये गलत है। मैंने अनुभव किया हूं, 101 टेम्परेचर में मैं नहाता था, ऑफिस जाता था और काम करता था। 101, जब 101 के ऊपर जाता है तो बॉडी का कंट्रोल छूट जाता है। हमेशा ये याद रखिएगा कि हमारा जो ब्रेन है ये बॉडी के हर ऑर्गन को कंट्रोल करता है। वो शुगर भी कंट्रोल करेगा, डाइजेशन सिस्टम भी कंट्रोल करेगा, बुखार भी नहीं बढ़ने देगा। हाँ, जब सनस्ट्रोक होता है, बॉडी का टेम्परेचर 104 के ऊपर चला जाता है, तो बर्फ का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन का जो कंट्रोल है उसके बॉडी के ऊपर टेम्परेचर कंट्रोल, ये छूट जाता है, ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाती। इसलिए एक्सटर्नल ठंडक पैदा करके टेम्परेचर को 102 या उससे नीचे लाया जाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट की जाती है। हमेशा याद रखें, बाराक्षार में भी जब मैं बात करता हूं और किसी को अगर बुखार आता है तो मैं पहले बोल देता हूं कि टेम्परेचर 101 तक पहले ले आओ। कैसे? स्पंजिंग से, ठंडे पानी की पट्टी या ठंडी के मौसम में गुनगुने पानी की पट्टी बॉडी को रगड़ लो, बॉडी के पोर्स ओपन हो जाएंगे और हीट बाहर निकल जाएगी। उसके बाद में उसका इस्तेमाल। कहने का मतलब यह है कि ब्रेन इज ए कंट्रोलर ऑफ योर बॉडी, हर चीज को कंट्रोल कर, उसकी जिम्मेदारी बढ़ाई है ना ब्रेन की। केवल सोच विचार करना, चिंता करना, बस यही विषय ब्रेन को देके रखा है। मैं गए टाइम में बोला था कि ब्रेन इज ए रिजर्वायर ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का भंडार है, इसका इस्तेमाल करिए ना। ज्ञान को बाहर निकालिए, उसके अंदर सवाल डालिए, जवाब मिल जाएगा। कोशिश तो करिए, मगर उसके लिए भगवान से नाता जुड़ो, ध्यान में बैठिए, भगवान से नाता जुड़ेगा। प्रश्न डालिए, भगवान तक पहुंचाए। और वह तो बढ़िया पोस्टमैन है, वो जिसका पत्र उसी को पहुंचाता है, गलत पते पे पत्र नहीं पहुंचाता, हमेशा याद रखिए। तो कहने का मतलब मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती, ये याद रखिएगा। उसके बाद में गोली और इंसुलिन लेना, गोली भी एक आर्टिफिशियल इंसुलिन ही है। इंसुलिन इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, हमेशा याद रखिए। जैसा हम लोग चश्मा लगाते हैं, चश्मा क्यों लगाते हैं? कि सामने की जो भी इमेज है हमारे पर्दे के ऊपर गिरने की जगह पे पर्दे से आगे गिर जाती है और सामने की इमेज हमको स्पष्ट नहीं दिखती। फिर डॉक्टर क्या करता है, एक लेंस लगा देता है। जो इमेज पर्दे के सामने पड़ी थी वो लेंस घुमा के और उसका पर्टिकुलर नंबर सेट करके उस इमेज को वो पर्दे के ऊपर ले जाते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। बस वही प्रकार है भाई। शुगर आपके खाने के बाद की 140 होनी चाहिए, वो 160 हो गई, इसका मतलब 20 से शुगर आपके बढ़ गई है, इसका मतलब उतना इंसुलिन कम हुआ है, तो उतना इंसुलिन देने की पद्धति है। बस इतना याद रखिए। तो इंसुलिन इसलिए लिया जाता है। अब सवाल ये आते कि क्यों हुआ है, तो क्योंकि पैंक्रियास का फेल्योर है। सो पैंक्रियास का फेल्योर अगर है तो क्यों ना पैंक्रियास को टैकल किया जाए। भाई रेडीमेड इंसुलिन देने की जगह पे
पैंक्रियाज को हम कैसे हेल्दी बना सकते हैं इसको देखिए ना। उसके आगे मैं कुछ मुद्दे सामने रखने वाला हूं कि पैंक्रियाज को हेल्दी कैसे रखा जाए। उसके बाद में कुछ लोग ऐसा है कि मैंने गए टाइम जिक्र किया था, मेरे एक मित्र थे हैदराबाद में, पता नहीं वो अभी आज कहाँ है मुझे नहीं मालूम, जमीन पे है ऊपर ईश्वर के पास, जानता नहीं हूं मैं, काफी पुरानी घटना है। तो एक दिन मुझे मिले, बोले मैं गाडगे जी, मैं सुबह 8 किलोमीटर चलता हूँ और शाम को 8 किलोमीटर चलता हूँ, 16 किलोमीटर पर डे मैं चलता हूँ। कारण उनको डायबिटीज था। अब डायबिटीज मिटाने के लिए 16 किलोमीटर पर डे चलोगे तो आपके शरीर तो थक जाएगा ना। ऑर्गन जो है, आपने एक ही दिशा में उस ऑर्गन को बढ़ाया, इतना एक्सरसाइज दिया कि ऑर्गन जो है बाकी काम के लिए इनएफिशिएंट हो गया। गलत है। पहले ये सोचिए कि मुझे डायबिटीज क्यों हुआ है। भाई कारण तो मुझे मालूम है, पैंक्रियास फेल्यूर है। सो कोई भी चीज अगर शरीर में कहीं वीकनेस आती है तो हम लोग क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, हल्का एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, खाने को कम करते हैं। क्योंकि मैंने गए टाइम भी बोला था कि खाना कमजोरी बढ़ाता है, खाना शक्ति नहीं देता। याद रखिए, हमारे गुरुजी ने यही हमको सिखाया है, गाड़गे जी खाना कमजोरी बढ़ाता है, खाने को कम करिए शक्ति बढ़ जाएगी। शक्ति ईश्वर देता है, खाना नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि इसको हमको याद रखना है। और मैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट किए थे गए टाइम, वो आज उसको रिपीट करना चाहूंगा। एक्सपर्ट्स ओपिनियन, अमेरिका में इस डायबिटीज के ऊपर भी काफी रिसर्च हुआ है। जो रिसर्च वर्क हुआ है उन्होंने लिख के रखा हुआ है, डायबिटीज कैन बी क्योर्ड ओनली थ्रू फास्टिंग। अगर आपको डायबिटीज क्योर करना है तो ये केवल उपवास के माध्यम से ही क्योर हो सकता है। एक सिंपल उदाहरण दूंगा आपको। आपको कई शादी ब्याह में आप गए, खाना भी ना खाया, अनसर इनडाइजेशन हो गया, डकारे आने लगी, वॉमिटिंग सेंसेशन हुआ, कुछ लोगों को उल्टी हो गई। अब इंडाइजेशन हुआ तो आप क्या करते हो, कुछ गोली खाते हो, कुछ इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हो, क्या करते हो, खाना बंद कर देते हो, लंघन करते हो, फास्टिंग। तो फास्टिंग होने के बाद में जो भी बचा कचा अनाज है वो सिस्टम डाइजेस्ट कर देती है, उसको फेंक देती है, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल हो जाती है और भूख बढ़ जाती है। सो फास्टिंग से अगर डाइजेशन करेक्ट होता है, भाई डाइजेशन नहीं हो रहा है का मतलब ये कि उसके ऊपर सिस्टम पे लोड बढ़ गया है। वैसे पैंक्रियास के ऊपर भी लोड बढ़ जाता है खाने का, तो उस लोड को अनलोड करो ना, उसको कम करो, पैंक्रियास धीरे धीरे काम करने लगे। मैंने पैंक्रियास फेलियर के 2 कारण बताए थे, मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा उसको क्योंकि समय इसमें जाएगा मेरा। तो सो डायबिटीज कैन बी क्योर्ड ओनली थ्रू फास्टिंग। एनिमा इज अ मस्ट। जिनको भी डायबिटीज से मुक्ति पाना है उनके लिए एनिमा अति आवश्यक। बिना एनिमा के डायबिटीज दुरुस्त ही नहीं हो सकता, ये मैंने एक एक्सपर्ट्स की किताब में पढ़ा। तो इसलिए जिनको डायबिटीज है, आप जैसे एक 10 दिन का लगातार एक बार का एनिमा, या कॉन्स्टिपेशन है तो 2 बार का एनिमा लीजिए, कोलन के अंदर की गंदगी दूर हो जाएगी। कोलन का एक पर्टिकुलर 25 नंबर का पॉइंट है, वो क्लीन होगा, एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा और पैंक्रियास को जो आवश्यक तत्व है वो मिलेंगे, पैंक्रियास हेल्दी बनेगा। तो उसके बाद में तप सेवा सुमिरन, जो मैंने साधना के 3 सूत्र बताए, उसको सिंसियरली फॉलो करिए। डायबिटीज क्या कोई भी रोग शरीर में नहीं बचेगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद में जब रेडीमेड इंसुलिन या गोलियां दी जाती है तो पैंक्रियाज आलसी बनती है। रेडीमेड सब मिल रहा है, काय के लिए एक्टिविटी करें, और इसलिए पैंक्रियाज अधिक फेल्योर होने लगती है। याद रखिएगा, जितनी गोलियां बढ़ाओगे, जितनी इंसुलिन बढ़ाओगे, पैंक्रियाज का फेल्योर अधिक बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और इसलिए तप सेवा सुमिरन या जो भी पद्धति मैंने बताया उसको अपनाते साथ में ड्रग्स या गोलियां या इंसुलिन की मात्रा धीरे धीरे कम करिए। मैंने एक व्यक्ति का 120 यूनिट इंसुलिन बंद कराया था, तो मैंने उदाहरण भी गए टाइम दिया था कि एक व्यक्ति का 55 यूनिट इंसुलिन मैंने 15 साल पहले बंद किया है, आज तक वो विदाउट इंसुलिन व्यक्ति जी रहा है।
तप सेवा सुमिरन को अपनाता है, दोपहर में कच्चा खाता है, रात में एक समय का भोजन लेता है, इंसुलिन नहीं, गोली नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज भी कभी कभी मुझसे मेरी जब बात होती है उनसे, तो मैं बोलता हूँ कभी ब्लड टेस्ट कर लो, तो बोले हाँ ब्लड टेस्ट किया, उस दिन मुझे कुछ 155 शुगर आई। मैं नहीं परवाह करता, बोले 155 है तो कम तो होने ही वाली, जाएगी कहाँ। तो कहने का मतलब ये है, रेडीमेड उसको देने की जगह पे आप एक्सरसाइज करिए। अब इसमें एक्सरसाइज कौन से काम पे आता है, ये भी मैं बात करना चाहूंगा। योगासन, योगा हम लोग जो करते हैं, लाजवाब अप्रोच है शरीर के हर अंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए। योगा बढ़िया अप्रोच। उसके बाद में एक्यूप्रेशर, सुजोग पद्धति या एक्यूप्रेशर, ये भी लाजवाब सिद्ध हुआ है। मेरे एक मित्र हैं जो सुजोग पद्धति का अवलंब करते हैं और कई लोगों की शुगर भी उन्होंने कम किया, तो सुजोग पद्धति। उसके बाद में प्राणायाम, प्राणायाम करने में दिक्कत नहीं, कोई अभी ब्लड प्रेशर में मैं आऊंगा तो प्राणायाम का महत्व बताऊंगा। उसके बाद में वॉकिंग, वॉकिंग एक्सरसाइज जो है प्रमाण में 16 किलोमीटर नहीं, 16 में 16 में एक बिंदु डाल दो, 1.6 किलोमीटर कहने का मतलब 1.5 किलोमीटर जाना, 1.5 किलोमीटर आना बहुत हो गया, उससे ज्यादा जरूरत नहीं। शरीर को अनावश्यक एक्सर्ट ना करें। उसके बाद में डायबिटीज के ऊपर इलाज मैंने बताया था, हमारे बाराक्षार में नेट्रम सल्फ 6x, इसको आप रेगुलर भी लिए तो उससे नुकसान नहीं है, पैंक्रियास हेल्दी रखने में काम में आता है। उसके बाद में आजकल जामुन का सीजन है, जामुन खाइए बढ़िया, और उसके जो बीजे हैं उसको सुखा के रखिए, धोकर सुखा के रखिए, उसके पाउडर बना के रखिए। तो जामुन, करेले के बीज, कुछ मेथी पाउडर, ये 3 चीजों का मिश्रण बना अगर लिए आपने, उसको जैसे खाने के बाद आप सुपारी खाते हो, उसके जगह ये मिश्रण ले लीजिए, शुगर कंट्रोल होने में काफी मदद होगी। और होम्योपैथिक फील्ड में एक जाम्बोलिनम नाम का लिक्विड आता है, जामुन का अर्क है, सीजीजीएम जाम्बोलिनम, आप नोट करके रखे, मैंने काफी लोगों को इसका सुझाव दिया। और एक 30 ml की भी बोतल आपने लाया और 10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 या 4 बार ले लीजिए, आपको 15 दिन में बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मगर एक पद्धति याद रखिएगा कि शुगर कम हुई इसका मतलब आप खूब ढेर सारा मीठा खाने में इंडिपेंडेंट होगा, ऐसा मतलब नहीं होता, बिल्कुल गलत। हमको जीवन पद्धति को सुधारना है, और एक बार हमने पद्धति को सुधारा तो वापस वो पुराने पद्धति में नहीं जाना है, याद रखिएगा। बढ़ती उम्र के अनुसार तो ये निश्चित है कि परिवर्तन जब तक हम नहीं करेंगे हेल्दी नहीं छू पाएंगे। सो इसलिए ये मैंने, और दूसरी बात, मैंने कुछ पत्तों का जिक्र भी किया था, और करेले का रस, अभी मार्केट में करेले हैं, करेला, टमाटर और खीरा, एक करेला एक टमाटर और एक खीरा या ककड़ी, इसका बढ़िया जूस बनाइए, नमक और नींबू डालिए, 1 गिलास जूस पर डे ले लीजिए। जिनको इंसुलिन है, करेला, टमाटर और खीरा, इसका जूस लाजवाब सिद्ध हुआ है। धीरे धीरे इंसुलिन कम करिए, और ये जूस जो है 1 महीना, 1 से 3 महीने तक आप ले लीजिए, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। और ये जो मैंने जाम्बोलिनम बोला, मदर टिंचर, क्यों, इसका आप सेवन करिए। दूसरी बात में, जब आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी तो रोजमर्रा की जिंदगी में हरे पत्तों का रस, हरे पत्तों में खास बेल पत्री, सीताफल के पत्ते और आंवले के पत्ते, ये 3 पत्ते अक्सर शुगर कम कर। तो जूस के संबंध में मैंने पत्तों का भी जिक्र किया था, 3 भगवान के पत्ते, बेल, तुलसी, दुर्वा, 3 सब्जी में जो 3 पत्ते आते हैं, कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, 6 हो गए। उसके बाद में सीताफल के पत्ते, अगर एलोवेरा के भी पत्ते ले सकते हैं, आंवले के पत्ते, ये 9 पत्ते हो गए। उसमें डालना चाहो तो मूंगना के पत्ते डाल दो, 10 पत्ते हो गए, बहुत हो गया। इसका अगर आप से इसको पानी डाल के जूस बना लीजिए, सेंधा नमक, गुड़ और नींबू डाल के उसका सेवन करिए, घर का हर व्यक्ति ले सकता है। जब मानसून के समय इन्फेक्शन की संभावना बहुत रहती है, और हरे पत्तों में क्लोरोफिल नाम का द्रव्य है, वो शरीर का रेजिस्टेंस बढ़ाता है, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ा देता है, सो शरीर इन्फेक्शन से बचता है। तो ये बातें याद रखिए, ये पॉइंट मेरे छूट चुके थे और ये मैंने आज कवर कर लिए। अब ब्लड प्रेशर का संबंध क्यों आया, ये भी मैं थोड़ा बात कर लूं। जैसे मैंने कहा था
कि 12 अक्षर का रेफरेंस क्यों आया, तो क्योंकि कोलन के अंदर 12 अक्षर खींचे जाते, इसलिए मुझे 12 अक्षर पे बात करनी पड़ी, वरना 12 अक्षर पे बात करने की आवश्यकता नहीं। वैसा ही इसके आगे हर लेक्चर में ब्लड के ऊपर बात होगी। इसका कारण है, कोई भी शरीर का ऑर्गन अगर डिफेक्टिव हो जाता है या अपनी एफिशिएंसी खोता है, तो उसका परिणाम तुरंत ब्लड पे होता है। अब ब्लड पे परिणाम हुआ तो ऑर्गन तो और कमजोर हो जाएंगे। कारण ऐसा है कि ब्लड इज ए फूड ऑफ योर ऑर्गन। मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि आपके ऑर्गन का खाना या आपके ऑर्गन को जिंदा रखने की जिम्मा ये केवल ब्लड का है। आप मुंह से खाना खाते हो शरीर जिंदा रखने के लिए, और शरीर को के ऑर्गन को जिंदा रखने के लिए ब्लड की आवश्यकता है। दाल रोटी चावल थोड़ी ऑर्गन को दोगे भाई। कान काम नहीं कर रहा तो दाल रोटी चावल थोड़ी दोगे। आंखें देख नहीं पा रही तो दाल रोटी चावल थोड़ी दोगे। वो ब्लड के सप्लाई के माध्यम से हर ऑर्गन सुचारू रूप से काम करता है, और ब्लड खान पान पद्धति के माध्यम से ही बनता है। इसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। सो शरीर में जो रक्त बनता है वह हेल्दी बने। रक्त के अंदर जो पैरामीटर्स दिए हैं, शुगर का प्रमाण, उसके आयरन का प्रमाण, ब्लड प्रेशर, अभी आने आगे बात करूंगा ये आपसे। उसके बाद में यूरिया क्रिएटिनिन, उसके बाद में उसमें कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद में उसमें इस्नोफिलिस जिसको हम लोग बोलते हैं कफ जो रहता है, ठीक है। तो ये सब जो प्रमाण है ब्लड के अंदर, जो स्टैंडर्डाइज मेडिकल साइंस ने किए हैं, उसको याद रखिए, भूलना नहीं है। मेडिकल साइंस में हमेशा रिसर्च होता है, डॉक्टर खूब मेहनत करते हैं और कोई ना कोई चीज समाज में सामने लाते हैं। उन्होंने दिए हुए ज्ञान का निश्चित अवलंब करना चाहिए, कोई गलत नहीं। मेरा केवल यही विरोध है कि कुदरत के समीप रहे, नेचुरल जीवन पद्धति को अपनाएं, ताकि कोई की मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। जरूरत ही नहीं। मेरा विरोध नहीं है, इमरजेंसी आ जाए, मेरे माथे में दर्द है, दांत में दर्द है, कान में दर्द, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेके जो भी वो देता है ले लीजिए, रिलीफ पाइएगा। मेरे एक मित्र है, मुझे फॉलो करते हैं, होम्योपैथिक दवा के सिवा जिंदा नहीं रहते। उनकी जिंदगी होम्योपैथी पे चल रही है। अब एक दिन गर्दन में इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द कि मेरे पास कोई पेन किलर थी, मैंने गोली दे दी। तो कितनी गोली दी? 2 ही गोली। आज एक लो, कल एक लो, रिलीफ हो गया, आज खुश है। अंकल मैं क्रिकेट खेलने जाऊं, मैंने कहा कम से कम एक 2-3 दिन बचाओ, बाद में खेलो। कहने का मतलब है कि इमरजेंसी कि भाई जिंदा रहे तो, जैसे जान रहे तो जहान रहे, जिंदा रहेंगे तो सब है। तो जिंदा रखने के लिए जो भी चीजें आवश्यक है सपोर्ट के तौर पे, जिंदगी का उसूल नहीं, जिंदगी सपोर्ट के तौर पे आवश्यक है, उसको अपनाइए, कोई बात नहीं है। अभी हम लोग थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के तो पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ब्लड प्रेशर मुझे अगली बार भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। हालांकि इसका बड़ा अपना महत्व है, क्योंकि ब्लड ही ऑर्गन का खाना है, और इसको शायद 1 घंटे में समझाना बड़ा कठिन बात है। सो पहले आप ये बात समझ लीजिएगा। मैंने कुछ ऐसे सवाल मेरे सामने लिख के रखे। ब्लड प्रेशर यानी क्या? मैं एक से सवाल बना के रखता हूं, दिमाग में डाल देता हूं और जवाब आ जाता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। सो ब्लड प्रेशर यानी क्या? बड़ी बात सिंपल है। एक रबर पाइप होता है, हम लोग नल को लगा देते, नल चालू कर देते और पाइप से पानी बहना शुरू हो जाता है। जो पानी बहता है बड़ा फोर्सली, तो पाइप के एंड में जाएंगे तो बड़ा फोर्सली पानी बाहर आता है। अब रबर पाइप है, अब पानी के प्रेशर से फूल जाता है। सो पानी का प्रेशर जो रबरी ट्यूब के ऊपर आया, वैसा ही खून का प्रेशर खून की नलिकाओं पे आता है। यहां पे हम उसको वाटर प्रेशर बोलेंगे, और शरीर के संबंध में उसको ब्लड प्रेशर बोलेंगे, बाकी कुछ।
अब ये ब्लड प्रेशर स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। अब स्टैंडर्डाइज क्या है ये भी मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। इसको हम थोड़ा सा मुद्दे के तौर पे, क्योंकि जो कंफ्यूजन है इन मुद्दे को माध्यम से दूर होगा, फिर उसके बाद में हम हर मुद्दे को अधिक स्पष्ट करने की कोशिश करें। अब ब्लड प्रेशर के संबंध में मैंने कल अपने ऐप के ऊपर, टिचुकले योग वर्ग के ऊपर, मैंने एक किताब के कुछ जेरॉक्स डाले हैं। आप जरूर पढ़िएगा, कुछ लोगों के शायद देखने में नहीं आए होंगे, उसको जरूर देखिए। एक यूनानी एमडी डॉक्टर के एक किताब मेरे पास है। उन्होंने ब्लड प्रेशर के संबंध में, जिसको हाइपरटेंशन भी बोला जाता है, बहुत अच्छी जानकारी दी कि ब्लड प्रेशर यानी क्या, ऊपर का ब्लड प्रेशर, नीचे का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट्स का भी अच्छा विवेचन उन्होंने किया। मैंने कुछ दिन पहले ऐसे मैंने एक ऐप पे डाल दिया था, तो मुझे काफी लोगों की प्रतिक्रिया आई थी, तो ये आपने कहाँ से लाया, कितना बढ़िया समझाया है। तो वही मैंने अपने ऐप के ऊपर डाल दिया है, आप जरूर पढ़िएगा, उससे काफी स्पष्टता आ जाएगी। अब ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर क्या है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिमाग से टेंशन ही खत्म हो जाएगी, और उसका इलाज तो आप ही के पास है। आप योगा वर्ग ज्वाइन करते हो, प्राणायाम करते हो, यही तो उसका इलाज है। और क्या है दूसरा, ऊपर का बीपी, नीचे का बीपी और हार्ट बीट, से तीन चीजें याद रखिए। ऊपर के बीपी को सिस्टोलिक बोला जाता है, नीचे वाले को डायस्टोलिक बोला जाता है, और हार्ट बीट्स अगर कम ज्यादा होती तो उसको पल्पिटेशन बोलते हैं, धड़कन, दूसरा कुछ। अब ये नीचे का बीपी क्या है, लंग्स और हार्ट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये आपस में इनकी मिली भगत है। अब लंग्स के ऊपर हार्ट काम करता है। अब होता क्या है कि शरीर के अंदर खून की नलिकाएं हजारों किलोमीटर लंबी है, हजारों। अभी रामकृष्ण दादा ने रेफरेंस दिया ही था, उन्होंने बड़ा सही मुद्दा रखा। मैं वो उसको अधिक स्पष्टता से बोलने वाला हूं कि कितने किलोमीटर खून की नलिकाओं की लंबाई बढ़ जाती है। अभी रामकृष्ण दादा ने जिक्र किया, बहुत अच्छा बताया। इसलिए फैट नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बोला है। इसका आगे मैं रेफरेंस देने वाला हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जो खून हमारे शरीर में दौड़ता है, अब हार्ट का काम क्या है, हार्ट आने वाले गंदे खून को साफ करता है और आगे दौड़ाता है। हार्ट इज ए पंप, पंप है एक प्रकार से, वो आगे दौड़ाता है, और वो खून जो है पूरे शरीर में घूमता है, और शरीर में घूम के हर ऑर्गन के पास पहुंचता है, क्योंकि खून इज ए फूड ऑफ एवरी ऑर्गन इन द बॉडी। हर ऑर्गन को सप्लाई। मेरे पास ऐसे भी कुछ केसेस आए थे कि जैसे दो पैर है, एक पैर बारीक हो गया और एक पैर नॉर्मल है। मैंने बात की, हालांकि उनको ट्रीटमेंट में मैंने दी, मैंने बात की भाई क्या हुआ, बोले साहब खून की नलिकाओं में गुठलियां आ गई और ऑर्गन को सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है। ये मेरा डायग्नोसिस पुणे में हुआ, और ये पैर मेरा जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने से पैर मेरा सूख रहा है। उन्होंने उसके बाद में उसका ऑपरेशन करके गुठलियां निकाल दी, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो गया, और कुछ दिन मेरे संपर्क में बने रहे, अब दोनों पैर उनके नॉर्मल हो गए। कहने का मतलब ये ब्लड सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब खून की गुठलियां क्यों बन गई, ये अलग विषय है, इसको इसको मैं विस्तार से आगे लेने वाला हूं, उसमें कोई बात ही नहीं है। अब ये ब्लड शुद्ध करके हार्ट ने आगे दौड़ाया, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गया, फिर वापस आया, वापस आने के बाद में फिर हार्ट को मिला, हार्ट ने फिर सफाई की, फिर आगे दौड़ाया। यह सिलसिला कंटिन्यूअस चलता रहे, और हमारा जो लंग्स है ये पंपिंग करते हैं। मैं इस ऑर्गन के फंक्शंस में नहीं जाऊंगा, इस ऑर्गन के फंक्शन का इस्तेमाल क्या होता है इसी पे मैं बात करूं, क्योंकि इस ऑर्गन के फंक्शन कैसा होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ सप्लाई होती है, अगर ये विषय बड़ा विस्तार होगा, मेडिकल साइंस होगा, हमको उससे मतलब नहीं। हमको एक कॉमन इंसान
के जीने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता, बस उतना ही मैं आपको। अभी जो ब्लड हमको इनकमिंग फ्लो में मिला है, एक वाटर फिल्टर होता है घर में, वाटर फिल्टर में एक पंप होता है, इनकमिंग फ्लो नल में से पानी वाटर फिल्टर को मिलता है, उसको कंटिन्यूस लगा लगा के रखते हैं। अब एक पंप ऐसा होता है कि जो नल से पानी खींचता है और फिल्टर प्रोसेस में इनकमिंग में पानी देता है, पानी फिल्टर हुआ कि नल के माध्यम से पानी बाहर आता है। बस वही एक काम है। हमारा हार्ट क्या करता है कि सक्शन करता है, उसको लंग्स मदद करते हैं, हार्ट बीट्स वगैरह जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप दौड़ के आए, लंग्स जोर से काम किए, हार्ट बीट बढ़ गए। तो इनकमिंग ब्लड फ्लो हार्ट को मिलता है, हार्ट उसका सक्शन करता है, जैसे वाटर फिल्टर पानी को खींचता है, सक्शन करके उसको शुद्ध करता है और आगे दौड़ा है। अब ये जो इनकमिंग ब्लड फ्लो है, इसको अगर ब्लड प्रेशर के माध्यम से, यानी मैंने कहने का मतलब मीटर के माध्यम से नापा, तो ये नीचे वाला ब्लड प्रेशर हो गया। मेरे पास में एक ऐसा चित्र हुआ है और एक इलेक्ट्रॉनिक बीपी अपरेटस भी है, इसको मैं बाद में समझाने वाला हूं। तो ये इनकमिंग ब्लड का आर्टरीज यानी खून की नलिकाओं का जो के ऊपर का जो अंदर से प्रेशर है, इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। कहने का मतलब इनकमिंग ब्लड का आर्टरीज के ऊपर का प्रेशर, ये डायस्टोलिक यानी नीचे वाला, एक शुद्ध मराठी हिंदी में हम लोग बोले कि नीचे वाला बीपी। नीचे वाला बीपी हमेशा कम रहता है। क्यों? बड़ी सिंपल बात है। हार्ट ने खून को शुद्ध किया, उसको फोर्सली दौड़ाया आगे, पूरे बॉडी में दौड़ा, वो दौड़ के फिर वापस आया, उसमें प्रेशर कम रहेगा क्या ज्यादा रहेगा? फोर्स कुछ भी नहीं ना, नेचुरल प्रोसेस में घूम रहा है वो। सो इनकमिंग ब्लड प्रेशर हमेशा लोअर रहता है। अब लोअर का उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया है 80 to 85 mm, ठीक है। तो 80 to 85 इन्होंने उसको एक स्टैंडर्डाइज कर दिया। इनकमिंग फ्लो प्रेशर कम रहता है, उसके बाद में वो हार्ट में जाएगा, हार्ट उसको शुद्ध करेगा, आगे दौड़ाएगा। अब आगे दौड़ाएगा तो हार्ट इज अ मोटर पंप, वो फोर्सली आगे दौड़ाता है। अब फोर्सली दौड़ाएगा तो प्रेशर तो ज्यादा ही रहेगा ना। उस समय अगर हमने बीपी चेक किया तो प्रेशर हमको ज्यादा मिलता है, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की उन्होंने रेंज दी है, मैं स्टैंडर्ड रेंज बता रहा हूं जो डॉक्टर ने लिखी हुई है, अपने मन से नहीं बता रहा हूं। 140 to 150 mm मैंने जेरोक्स डाली है हमारे ग्रुप के ऊपर, ग्रुप में आप तलाश लीजिएगा, आपको पूरे वो पढ़ने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इनकमिंग प्रेशर 80 to 85 और आउटगोइंग प्रेशर 140 to 150। अभी इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक। अब इसमें एक हैनीमन के किताब में मैंने एक रेफरेंस में पढ़ा था, अब कहाँ पढ़ा मुझे याद तो नहीं आ रहा है, मेरे गुरु ने भी बताया था, मैंने पढ़ा भी है, कि ब्लड प्रेशर को रिस्क के अंदर कहां तक माना जाए, रिस्क के अंदर कहां तक माना जाए। 100+ एज एक एवरेज उन्होंने फॉर्मूला बना लिया। 100 अधिक आपकी उम्र, मेरी उम्र 78 चल रही है, उसको मैं अगर 100 से जोड़ दूं सो 178 बन गया। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि 178 एक सेफ लिमिट, आपका बीपी उसके अंदर होना चाहिए, सेफ लिमिट। हालांकि हम 178 उसको जाने नहीं देते, वो एक बात अलग है, मगर 80-120 जो स्टैंडर्ड माना गया है जवान व्यक्ति का, वो हर उम्र में लागू नहीं हो, याद रखिए। क्योंकि ब्लड में दोष रहते हैं, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल रहता है, ब्लड में शुगर रहती है, ब्लड में आयरन कंटेंट रहता है, ब्लड में कभी कभी यूरिया क्रिएटिनिन का प्रमाण वेरी हो जाए तो वो रहता है। सो ब्लड तो थिक बनेगा ना, गाढ़ा बनेगा।
सो बीपी तो वेरिएबल रहेगा, मगर हमने जैसे फास्टिंग अपनाया, नेचुरल चीजों को अपनाया, सो नेचुरल ये चीजें सब अपने आप कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, ब्लड हेल्दी बनेगा, सो प्रेशर कम हो जाएगा अपने आप। सो 80-120 के पीछे जिद्दी से लगना उचित बात नहीं है। हमको याद रखें 80 to 85 नीचे वाला, ऊपर वाला 140 to 150, बस बस ये एक आप लिमिट रखिए। और हार्ट बीट्स कितनी हो, हार्ट बीट्स कितनी हो, इसका भी उन्होंने स्टैंडर्ड दिया है। 72 के आसपास उन्होंने 72 एक मिनट के अंदर 72 बार हार्ट पंप करे, ये उसने हार्ट बीट एक स्टैंडर्ड है इसके। हालांकि ये वेरिएबल है, आप दौड़ के आएंगे तो हार्ट बीट फट फट हार्ट जम के दौड़ेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो हार्ट बीट बढ़ गई इसका मतलब आपको पल्पिटेशन क्या बीमार बीमार हो गए ऐसा मतलब नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी है, थोड़ी सीढ़ियां चले, चढ़ने के बाद में पल्पिटेशन बढ़ गया, फट से गोली खा ली, गलत। आप तो हार्ट जो रिएक्ट कर रहा है बॉडी में कि आपने सीढ़ियां चली इसलिए मुझे जोड़ दम के जम के दौड़ना पड़ रहा है, तो इसको आप पल्पिटेशन को कम करने का मतलब हार्ट को स्लो डाउन करना। अब मोटर को कैसे स्लो डाउन करोगे भाई? हार्ट हार्ट बीट क्यों बढ़ी ये समझ लीजिए ना। हार्ट बीट बढ़ने की वजह यह है कि आपने जो मेहनत की ऊपर चढ़ने की, आपके शरीर में ब्लड सप्लाई की ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए हार्ट ने जम के काम किया और फोर्सली ब्लड को आगे दौड़ाया कि भाई भाई पैर काम कर रहे हैं, इमरजेंसी आगे, पैर को ज्यादा खून की जरूरत, शरीर एक्सरसाइज कर रहा, पहलवान आदमी एक्सरसाइज किया, ज्यादा खून की जरूरत है तो पल्पिटेशन बढ़ जाएगा। पल्पिटेशन इसीलिए बढ़ता है, ईश्वर ने व्यवस्था रखी हुई है। आप दौड़े हैं, खून की ज्यादा आवश्यकता है, खाना चाहिए, आप दौड़ के आए, आपको पेट को भूख लगती है तो ऑर्गन को भी आवश्यकता पड़ती है खून की, सो हार्ट पंपिंग रेट बढ़ा देता है और पर्टिकुलर ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई करता है, ये उसका मतलब हुआ। और फटाक से गोली खाना और हार्ट के पंपिंग को स्लो डाउन करना बहुत ही गलत है। ये धीरे धीरे हार्ट जो फंक्शंस है, हम लोग उसको गोलियों के माध्यम से इसको डिटोरिएट करते हैं, कहने का मतलब एफिशिएंसी उसकी डाउन करते हैं, उसका लाइफ कम करते हैं, जो उसका स्वभाव है उस स्वभाव से जीने दो, कुछ नहीं होता। अब थोड़ा आराम करिए, हार्ट बीट्स बढ़ गए, थोड़ा आराम करिए, शवासन करिए बढ़िया, शवासन के बाद थोड़ा प्राणायाम करिए, हार्ट बीट्स नॉर्मल हो जाएगी, उसमें क्या बात है। तो कहने का मतलब यह है, मैंने एक आपको बड़ा अच्छे तरीके का एक्सप्लेनेशन आपको दिया डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद में एक खास, मैंने इसके पहले भी जिक्र किया, दोबारा जिक्र करूंगा कि ब्लड के अंदर के जो भी इंग्रेडिएंट्स है, चाहे कोलेस्ट्रॉल रहे, चाहे आयरन रहे, चाहे जो, ये इंग्रेडिएंट वेरिएबल है, कम ज्यादा होते रहते। सो वेरिएबल है का मतलब वो कम हुए तो ठीक है, आपके जिंदगी में कहाँ गलत हो रहा है आप सोच सकते हो, इंग्रेडिएंट बढ़ गए तो भी आप सोच सकते हो कि मेरा क्या गलत हो रहा है। अब इंग्रेडिएंट बढ़ने का मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं ऑर्गन फेल्योर है। जैसे ब्लड में शुगर अगर बढ़ गई तो इसका मतलब यह है कि मेरे पैंक्रियास काम नहीं कर रहे, इंसुलिन बनाने में कुछ एफिशिएंसी कम हो गई। मेरे ब्लड में अगर यूरिया क्रिएटिनाइन का प्रमाण बढ़ गया है, इसका मतलब मेरी किडनी फंक्शन में गड़बड़ी हो रही है, ये समझ लीजिएगा। तो उसको हमको करेक्ट करना है। उस करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से मार्ग अपनाना चाहिए, यही हमारी हेल्दी जीवन की विचारधारा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएं। अभी एक मुद्दा जो रामकृष्ण दादा ने सामने रखा उसको थोड़ा मैं विस्तार से समझाना चाहूँ। लो बीपी और हाई बीपी का भी उससे संबंध आता, याद रखिएगा।
बीपी हाई क्यों होता है, मैंने बोला इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन बढ़ गया कि बीपी हाई हो सकता है, तो बीपी गाढ़ा हो जाता है, यानी ब्लड गाढ़ा हो जाता है। अब लो बीपी भी, अगर बीपी लो हो गया तो इसका मतलब सक्शन प्रॉपर जेन नहीं हो रहा है, या तो खून की मात्रा कम है। अब ये जो मोटे लोग रहते हैं या जो दुबले लोग रहते हैं, इसमें डिफरेंस थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि ब्लड प्रेशर ये मोटे लोगों को होता है, दुबले लोगों को नहीं होता है, ऐसा कुछ लोगों की धारणा है। इसको थोड़ा उल्टा करने की कोशिश करिए कि मोटे लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं होता है, दुबले लोगों को ज्यादा होता है, ये अगर थोड़ा समझ लीजिए। अब इंसान जब मोटा होता है तो क्या होता है, फैट बढ़ जाता है। उसके बाद में जो खून के नली है, मैंने एक किताब में, एक्सपर्ट अमेरिकन बुक में एक पढ़ा था मैंने, कि आपका फैट बढ़ गया, ये यानी मेरा हाथ ऐसा हो गया। अब क्या हुआ कि जो खून की नलिकाएं फ्लेक्सिबल रहती है, ये खून के नलिका की लंबाई बढ़ गई, ये ऊपर से ऐसे नीचे जाए। अब अब जैसा हाथ अगर सीधा है तो स्ट्रेट, उसके क्योंकि फ्लेक्सिबल है, उसकी लंबाई कम हो गई। और मैंने मेरा फैट बढ़ गया इसके, और इसका मार्ग जो है लंबा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि खून को अब एंटायर बॉडी में यूनिफॉर्मली फैट बढ़ता है। जब फैट यूनिफॉर्मली बढ़ेगा तो खून की नलिकाएं फ्लेक्सिबल है, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, फ्लेक्सिबल होने के कारण वो खिंचाव बढ़ता है, तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे फैट बढ़ेगा, कई किलोमीटर खून की नलियों की नलिकाओं की लंबाई बढ़ जाएगी, कई किलोमीटर। अब इतना लंबा जर्नी खून करने के बाद फिर हार्ट तक पहुंचेगा। अब आप अंदाज लगाइएगा कि इनकमिंग जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा कि नहीं। यहाँ तो केवल सक्शन है ना, सक्शन के पहले क्या होगा, इतना लंबा जर्नी करने के बाद में वो ब्लड में प्रेशर ही कम हो जाएगा ना। सो लो बीपी की शिकायत शुरू हो गई। अब दूसरी बात, हार्ट जो है वो सक्शन भी करेगा और खून को आगे दौड़ाएगा भी। अब एक जनरेटर है घर में, हमने कुछ फंक्शन के लिए जनरेटर लाया, जनरेटर चालू किया, घर के अंदर के लाइट फैन सब चालू हो गए। फिर हमने क्या किया, दो चार पंखे बढ़ा दिए, तो क्या होगा, जनरेटर अपना स्पीड बढ़ा देगा, क्योंकि उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है ना, वो अपना स्पीड बढ़ा। कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आवश्यक है, ये इसलिए इसका वो प्रिपरेशन, कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता को बढ़ा देगा। वैसे हार्ट में इतना लंबा जर्नी करना है खून को, 8-10 किलोमीटर लंबाई बढ़ चुके हैं खून के नलिकाओं के, तो हार्ट क्या करेगा, अपना पंपिंग रेट बढ़ा देगा, जिसको हम लोग पल्पिटेशन बोलते हैं। सो पल्पिटेशन नेचुरल प्रोसेस है। अब लोड को कम करिए ना, आपको फैट कम करिए, लंबाई कम हो जाएगी, हार्ट बीट्स कम हो जाएंगे, अपने आप पल्पिटेशन कम हो जाएगा। तो अपने हाथ में है ना सब। फैट को क्यों बढ़ाना है, फैट को बढ़ाओगे लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी हार्ट बीट्स बढ़ेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए प्रपोर्शनेट बॉडी को रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल को प्रमाण में रखिएगा। ऊपर से भी ज्यादा फैट बढ़ना अच्छी बात नहीं है, और इसको जब आप प्रपोर्शनेट रखेंगे तो खून भी नॉर्मल कोर्स में दौड़ेगा, और आपका 80-120 और 70-80 हार्ट बीट्स ये मेंटेन। दूसरा कुछ, अब घर में जो, जहां पे हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, हर घर में, अब हालांकि आजकल शुगर के संबंध में भी ये कहा जाता है कि शुगर घर में टेस्ट की जाए, वैसे ही ब्लड प्रेशर के हर घर में बीमार है, और इसलिए एक ब्लड प्रेशर का अपरेटस
इसको मेंटेन करिए। अभी ये जैसे मैंने बताया, अभी ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, छोटे सेल लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। एक बेल्ट रहता है, इसको ऊपर से चढ़ा दो और इसमें रीडिंग आता है। ऊपर का बीपी, नीचे का, कहने का मतलब सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और हार्ट बीट, ये तीनों चीजों का रीडिंग ये देता है। ये हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस। मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताना चाहूंगा। 3 साल पहले मैंने अपने पत्नी का बीपी चेक किया और एक जिज्ञासावश मैंने अपना बीपी चेक, तो मेरा बीपी कुछ 145 के आसपास कुछ निकला। अब जो अक्सर मेरा 125, 128 या 30 ज्यादा ज्यादा रहता था, तो 145 आ रहे, मैंने कहा मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। अब न सोचते हुए मैंने क्या किया कि मिसेस की जो ब्लड प्रेशर की गोली रहती है वो खा ली। अब पता नहीं क्या हुआ, हालांकि मैं इसीलिए हमारे हर लेक्चर में मेरे कहता हूं, एक्सपर्ट्स ओपिनियन को मायना है, मतलब है एक्सपर्ट्स ओपिनियन ले लो। अब मैंने कुछ केस का ओपिनियन लिया नहीं, कुछ नहीं, उसकी गोली ली, खा ली। पता नहीं विद इन हाफ एन आवर मेरा बीपी 200 के ऊपर चला गया, 200 के ऊपर। मैंने मेरा मीटर लगाया, बीपी चेक किया तो वो कुछ 205 या ऐसा कुछ हो गया था। मैंने बेल्ट निकाला, तुरंत रिक्शा को बोला, जी घबराने लगा, तुरंत डॉक्टर के पास गया। उन्होंने सारी टेस्ट कर ली। टेस्ट करने के बाद फिर अब क्योंकि वो डॉक्टर जो है वो मुझे गुरु मानता है, बोले अंकल आप ब्लड प्रेशर के बीमार हो गए अब। मैंने कहा अच्छा, तो क्या करो यार, तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपना गोली बिली लिख दी। मैंने कहा ठीक है, अब गोली से मेरे पे असर ना हो, गोली का कोई परिणाम ना होता, फिर कम से कम नहीं तो 5 डॉक्टर से मैंने सलाह मशवरा। फिर एक हमारे मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं, थोड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने भी मुझे गुजारिश की, बोले गाडगे साहब आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, नो डाउट, मेरी एक गुजारिश है कि हमारी कम से कम एक तो गोली आप रोजाना खाओ, उतना हमारा रिस्पेक्ट रखो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे आप अपनी गोलियां खा लो, कोई बात नहीं, मेरे गोली की जरूरत ना पड़े तो फिर बंद कर देना। फिर हमारे जो गुरु थे होम्योपैथिक के, उनकी पत्नी रहती है, तो उससे मैंने सलाह मशवरा की, तो उसने मुझे सुझाव दिया। सुझाव क्या दिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं क्यों बताना चाहता हूं। हमारी जो 12 अक्षर पद्धति पे मैंने आपको लेक्चर जो दिए हैं, बस यही एक सुझाव है। उसने मुझे 5 दवाइयों का एक ग्रुप बताया, जो मैं हर बार जिक्र करूंगा ही, उसमें कोई बात नहीं है। आपको मैं पूरे ज्ञान देने की कोशिश करूंगा, जितना भी मैंने पाया है उसका पूरा बंटवारा करूंगा, मेरे पास कुछ नहीं रखूंगा। तो मुझे खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाना है, साथ में कुछ नहीं ले जाना, छोड़ के जाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि उसने मुझे 5 फॉस्फेट्स का कॉम्बिनेशन लेने को कहा, जिसको हम लोग 5 फॉस्फ टॉनिक बोलते हैं। अब उसका कुछ प्रमाण में असर तो हुआ मुझ पे। उसके बाद में मैं एक मेडिकल स्टोर में एक बार गया था, मैंने कहा यार 5 फॉस्फ की मुझे चाहिए हैं, तो कोई अच्छे कंपनी का बताओ। तो उन्हें स्विट्जरलैंड की, मैंने गए टाइम फोटो भी डाला था, स्विट्जरलैंड कंपनी के एक 450 ग्राम की बोतल बताई। गाड़गे साहब, मैंने कहा इसकी कीमत तो बहुत है, 720 रुपया। अरे गाड़गे साहब ये आपकी कीमत थोड़ी है, बोले यार इसको हम कम कर देंगे, आप चिंता मत करो, आप ले जाओ इसको, 450 ग्राम का है, आपको 4-6 महीने देखने का काम। वो बोतल ले आया, हम दोनों भी उन गोलियों को खाना हमने शुरू किया। आपको आश्चर्य हो गया, ये धीरे 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 मेरा बीपी नॉर्मल रहने लगा। फिर मैंने एलोपैथी की गोली 1 से आधी कर दी, आधे से 1/4 कर दी, एक दिन आड़ कर दी, ऐसे करते करते आपको आश्चर्य होगा, अभी महीनों मुझे एलोपैथी की गोली की जरूरत नहीं पड़ी, महीनों, शायद 1.5 महीना हो गया मैंने कोई गोली नहीं खाई। उसमें एक एडिशन भी और हुआ है, ये तो एक
फाइव फर्स्ट टॉनिक का करिश्मा हुआ, और 2-3 करिश्मे और है उसमें। एक ने मुझे प्राणायाम करने को कहा, हालांकि मेरा प्राणायाम पे विश्वास नहीं था, मगर अब पक्का विश्वास हो चुका, क्योंकि प्राणायाम का टेक्निक मैंने समझ लिया कि उसका शरीर पे क्या असर होता है। तो प्राणायाम करने मैंने शुरू किया तो मेरा बीपी बहुत नॉर्मल रहने लगा। अब प्राणायाम में होता क्या है, जिस समय हम लोग प्राणायाम में हार्ट पंप यानी लंग्स को पंप करते हैं, लंग्स को जब हमने पंपिंग करते हैं, उस समय जो इनकमिंग फ्लो रहता है वो जम के दौड़ता है, हार्ट पंपिंग रेट बढ़ जाती है तो सक्शन रेट बढ़ जाता है। अब जब ब्लड अगर हार्ट को प्रॉपर मिले तो उसका जो अंदर का प्रेशर है वो तो अपने आप ही कम हो जाएगा ना, तो नीचे वाला बीपी कम, और हार्ट ब्लड को शुद्ध करेगा, आगे दौड़ाएगा, और क्योंकि पल्पिटेशन उसका थोड़ा सा बढ़ गया है तो विथ फोर्स वो ब्लड को आगे दौड़ाएगा। विथ फोर्स दौड़ाने के कारण जो ब्लड की गति कम होने के कारण जो आर्टरीज पे प्रेशर था वो कम हो गया। तो धीरे धीरे ऊपर का बीपी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मेरे दोनों राउंड। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा, मैंने कहा और इसमें क्या कर सकता हूं। तो हमारे जिप काटे जो गुरुजी नागपुर के हैं, वो करीबन अभी 100 उम्र के 100 तक पहुंच रहे हैं, काफी दुबले पतले हैं। तो उन्होंने मुझे सूर्य नमस्कार सिखाए थे, याद आया, मैंने कहा चलो सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। तो पहले दिन मैंने केवल 3 सूर्य नमस्कार किए, केवल 3। और उस दिन पता नहीं मैंने बीपी चेक किया, इट वॉज 80/120, एकदम स्टैंडर्ड। फिर मेरे समझ में आ गया, अरे प्राणायाम का भी बीपी पे कंट्रोल है और सूर्य नमस्कार भी वही बढ़िया काम करते। तब से मैंने नियम से सूर्य नमस्कार और प्राणायाम शुरू किए, और आज मेरा बीपी एकदम नॉर्मल चल। अभी मुझे वो 5 हॉर्स की भी आवश्यकता भी कम हो गई। मेरा उसका विरोध नहीं है, मेरा केवल यही मानना है कि कुदरत ने जिंदा शरीर दिया है, जिंदा ऑर्गन दिया है, उनको अपने नेचुरल फंक्शंस में रहने दो। काहे के लिए बेफजूल दवाइयों को डाल के उसका दिशा भटकाने की कोशिश कर रहे हो, गलत है। जो नेचुरल काम कर रहा है उसको करने दो। मैंने एक जिक्र किया था कि बीमारी अवस्था में दवाई का या टॉनिक का खाना एकदम गलत है। इसका मैंने रेफरेंस भी आप लोगों को दिया था। मैं आज उस पर बात नहीं करूंगा, मेरा समय ज्यादा जाएगा। मैं दोबारा उसके बाद में, क्योंकि बीपी हमारा आज के इसमें पूरा नहीं होने वाला, तो अगली बार मैं लूंगा तो वो रेफरेंस में। और इसके ऊपर मेरी एक डॉक्टर, एमडी डॉक्टर से चर्चा हुई थी कि बीमारी में आप जो टॉनिक खिलाते हो बहुत गलत काम करते हो, और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया था। तो ये चीज हमको याद रखनी है। और मैंने मोटेपन के संबंध में बात की। उसके बाद में दुबले लोगों को भी बीपी रहता है, मैं तो दुबला पतला हूँ, मुझे बीपी की शिकायत 3 साल पहले लगी, वो ठीक है, ईश्वर की दया है कि मार्ग हमें मिल गया, हमने खुद को नॉर्मल मेंटेन किया। अब इसके ऊपर मैंने अभी जैसे 5 फास्ट का जिक्र किया, प्राणायाम सूर्य नमस्कार का जिक्र किया, वैसे ही आसनों में शवासन एक लाजवाब है। शवासन, शवासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, उसके बाद में मॉर्निंग इवनिंग वॉक। इवनिंग से मॉर्निंग वॉक अच्छा रहता है, इसलिए क्योंकि सूर्योदय के पूर्व वातावरण में ओजोन रहता है, O3, ऑक्सीजन में O2 माना गया है, इसमें O3 रहता है सूर्योदय के पूर्व, और इसलिए सूर्योदय के पूर्व मॉर्निंग वॉक करना काफी लाभदायी। इवनिंग वॉक में मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूं, बाकी मॉर्निंग वॉक सूर्योदय के पूर्व कम से कम आधा से पौन घंटा, 1.5 किलोमीटर जाना और 1.5 किलोमीटर आना, वो भी नॉर्मल स्पीड से। थोड़ा ब्रिस्क वॉक यानी थोड़ा सा जोर से, अगर वो जो चल सकते हैं चले, कोई दिक्कत नहीं। मगर अक्सर बुजुर्ग लोगों में घुटने में शिकायत होती है, पहले घुटने जो है घिस जाते हैं, उसमें गैप आ जाती है, तो तकलीफ हो सकती है। इसलिए एक एवरेज स्पीड से व्यक्ति मॉर्निंग वॉक करे सूर्योदय के पूर्व, तो आपको ओजोन मिलेगा, हार्ट
शुद्ध हवा लंग्स को मिलने के कारण लंग्स के फंक्शन भी प्रॉपर होंगे। उसके बाद आप प्राणायाम करिए। एक एक्सपर्ट केस में मैंने पढ़ा था कि हमारे जो लंग्स हैं इसकी एफिशिएंसी हम 100% इस्तेमाल नहीं करते। जैसे एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि लड़ाई के मैदान पे जो गन इस्तेमाल होती है उसमें गोलियां रखी रहती है 10। इसको उस पैकेट को मैगजीन बोला जाता है। तो उसको स्प्रिंग टेंशन रहता है। तो स्प्रिंग टेंशन से उस 10 गोलियों को अंदर दबाया जाता है और फिर उसके ट्रिगर को दबा दिया कि गोलियां बाहर जाए। सो हर बार ट्रिगर दबाओ गोली बाहर, दूसरी बार ट्रिगर दबाओ दूसरी गोली बाहर, ऐसे करो 10 गोलियां फायर होती। अब वो मिलिट्री मैन ने समझाया था कि देखो ऐसा है कि 10 गोलियां गोलियां तो वो मैगजीन की कैपेसिटी होगा, मगर जो दबाने वाला जो स्प्रिंग है उसका 10 गोलियों को दबाने का उसकी एक एफिशिएंसी है, कहने का मतलब उसका जिम्मा है। मगर ये हर बार अगर 10 डालोगे तो स्प्रिंग का लाइफ कम होगा। तो इसको हमेशा एक या दो कम ही डाला करो, एक या दो कम ही डाला। तो वैसा ही हमारे हार्ट के संबंध में भी अगर हमको एफिशिएंसी को मेंटेन करना है लंग्स की हार्ट के, तो उस संबंध में एक्सपर्ट ने बताया था कि हम लंग्स की 100% कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं करते। कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन जो भी चलता है वो मान के चलिए 60, 65, 70% इस्तेमाल करते हैं, 100% नहीं करते। इसलिए होता क्या है, वो ठीक है उसका लाइफ तो बढ़ गया मगर उसकी इफिशियंसी भी जो 100% है कभी तो अनुभव में आए वो 100% वास्तव में काम करता है कि नहीं, ये तो समझे। और इसीलिए प्राणायाम में इन्होंने लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करके या मुंह से हवा छोड़ने के लिए एक सजेशन दिया था। पूरे हवा निकाल दो, पेट को अंदर दबाओ, लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करो और पूरा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको निकालो। उसके बाद में फिर प्राणायाम के माध्यम से पूरे ऑक्सीजन अंदर लो और आपके लंग्स को एक्सपांड करो। तो पूर्ण कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और पूर्ण ऑक्सीजन लेके फुल एक्सपांशन, ये लंग्स की 100% एफिशिएंसी को रोजाना कुछ मिनटों के लिए इस्तेमाल करने के को ये एक्सरसाइज हो गया। हमारे लंग्स को ये एक्सरसाइज है। हम हवा पूरा छोड़ देते हैं मगर रेसिजुअल कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पड़ा रहता है 25-30%। और वो कहने का मतलब वो तो गलत है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर क्यों रहे, प्राणवायु रहे वो ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सरसाइज फॉरेन ऑथर ने लिखा था कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा फेंक दो और ऑर्गन लंग्स के एफिशिएंसी को 100% इस्तेमाल करने की कोशिश करो ताकि लंग्स को याद तो आए कि मैं 100% काम नहीं कर रहा हूं, अभी मुझे करना है। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से लंग्स का भी एक्सरसाइज करना हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि लंग्स के एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर हार्ट पंपिंग चलता करता है। तो इसको याद रखना है। उसके बाद में एक मुद्दा जाते जाते बात करूंगा कि डायबिटीज, मधुमेह, जिसके ऊपर मैंने गए टाइम बात की थी, जिसका संबंध पैंक्रियास से है और पैंक्रियास की एफिशिएंसी को बढ़ा के डायबिटीज से मुक्ति पाना बहुत आवश्यक है। जब तक शुगर अंदर पड़ी हुई है वो खून में उसका प्रमाण ज्यादा रहेगा, हार्ट कमजोर होगा, किडनी फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं कर पाएगी। ऐसी कई बातें हैं कि जो ऑर्गन की एफिशिएंसी को गंवाते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं। इसलिए डायबिटीज से मुक्ति पाना, क्योंकि मैं रोगों की लिस्ट मेरे पास बनी है, अगर वो लिस्ट को मैं पढ़ूंगा तो डायबिटिक पेशेंट बेचारे बेफजूल टेंशन में आएंगे। इसलिए मैं उसको टालने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम स्वास्थ्य पे बात करेंगे क्या हार जाए, अस्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे। भाई जब टॉर्च ऑन करेंगे तो अंधेरा तो दूर हो ही जाएगा ना, अंधेरे के ऊपर क्या बात करें, उजेले पे बात करेंगे। सो टॉर्च ऑन करने की कोशिश करेंगे ताकि अंधेरा दूर हो जाए। तो इसीलिए
स्वास्थ्य के ऊपर हम बात करेंगे। आपको डायबिटीज जिनको भी है, डायबिटीज को सुधारना है। डायबिटीज कैन बी क्योर्ड बाय एनी मीन्स। कोई भी कारण से डायबिटीज दुरुस्त हो सकता है। उसकी जो भी पद्धतियां मैंने आपको बोली उसको आप अपनाइए, आप डायबिटीज से मुक्त होंगे। खून में जो भी शुगर का प्रमाण है, जिसका दुष्परिणाम आगे होने वाला है, वो टलेगा। खून अच्छी तरह से दौड़ेगा। शुगर बढ़ी इसलिए बीपी बढ़ा और गोली खाओ, ये इससे आप मुक्ति पाओगे। आप हमेशा के लिए नॉर्मल बनेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने लफ्ज को विराम देता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। इसका मतलब सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी को शुभ दर्शन हो, किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। इतना कहते हुए मैं अपने लफ्ज को विराम देता हूं।